Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya, and in this lecture series, we are discussing PT 360 Economics Current Affairs. So let's start. उड़ान स्कीम के बारे में हम बात करते हैं। उड़ान स्कीम जो है वो रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट और रीजनल कनेक्टिविटी से संबंधित है। जो क्षेत्रीय एयरपोर्ट डेवलपमेंट, एयरपोर्ट का विकास, हवाई अड्डों का विकास और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, क्षेत्रीय संपर्क से संबंधित जो योजना है उससे है संबंधित, और एयर ट्रेवल को और ज़्यादा अफोर्डेबल यानी कि वहनीय बनाने का दृष्टिकोण इसमें निहित है। और ये जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर शुरू किया गया है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाली अथॉरिटी है वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो इसके की कंपोनेंट्स हैं वो है नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, इसके की कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है उड़ान 3.0, पूरे देश का आम नागरिक स्कीम। इसमें जो है टूरिज्म रूट्स, जो पर्यटन से संबंधित रूट्स हैं और टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ इसमें शामिल किए जाते हैं। और हेलीकॉप्टर रूट्स आर इज नॉट कंसीडर्ड अंडर द उड़ान 3 बिडिंग। जो उड़ान 3 की बिडिंग होगी इसमें हेलीकॉप्टर के रूट्स को शामिल नहीं किया गया है। 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स आर स्टार्टेड फ्रॉम गुवाहाटी अंडर इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम ICAS उड़ान। इस स्कीम के तहत जो है जो 2 इंटरनेशनल उड़ान फ्लाइट्स जो है गुवाहाटी से शुरू की गई हैं इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत। वाटर एरोड्रोम क्या है? ये एक एरिया है ओपन वाटर के लिए, ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड बाय सी प्लेन्स एंड एम्फीवियस एयरक्राफ्ट। जो पानी में चलने वाले एयरक्राफ्ट होते हैं और जो सी प्लेन्स होते हैं उनके लिए जो है ये ओपन वाटर एरिया जो है रखा गया है ताकि वहाँ से वो लैंड कर सके या टेक ऑफ कर सके। और इसमें एक टर्मिनल बिल्डिंग जो हो सकती है किनारे पर, और जहाँ पर प्लेन डॉक कर सकते हैं, या फिर बेज वेयर दे कैन पार्क, या ऐसे खाड़ियाँ हो सकती हैं जहाँ पे वो पार्क किए जा सकते हैं। एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड 5 स्टेट्स ऑफ एयरोड्रम्स वाले 5 स्टेट्स को पहचान की गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। एक ओडिशा, गुजरात, दूसरा असम, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये सारे जो है स्टेट्स कोस्टल एरियाज में है जहाँ पे एयरोड्रम्स बनाया जाएगा, जो एक ओपन वाटर एरिया है जो सी प्लेन्स और एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के लैंड और टेक ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाएगा। एंड इट इज़ फर्स्ट फेज, ये पहला फेज है इसका। और ये जो है चिल्का लेक, सरदार सरोवर डैम और साबरमती रिवर फ्रंट में स्थापित किए जाएंगे। इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया, जो भारत के आंतरिक जलमार्ग हैं उनके बारे में यहाँ पे कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। शिपिंग एंड नेविगेशन ऑन इनलैंड वाटरवेज कम्स अंडर यूनियन लिस्ट। संघ जो सूची होती है, संविधान के 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची होती है उसके तहत जो है ये शिपिंग और नेविगेशन जो है इनलैंड वाटरवेज पे, आंतरिक जो जलमार्ग हैं वहाँ पे जो शिपिंग और नेविगेशन है वो यूनियन लिस्ट में आती है। और नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 टोटल 111 नेशनल वाटरवेज, राष्ट्रीय जलमार्ग को बताता है कि हमारे पास 111 नेशनल वाटरवेज हैं। इसकी जो नोडल एजेंसी होगी वो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगी, IWAI। और जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट जो है नेशनल वाटरवेज 1, और ये गंगा इज लॉन्च्ड बिटवीन बनारसी एंड हल्दिया। जो नेशनल वाटरवेज 1 है उस पर जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जो कि गंगा जो बनारसी और हल्दिया के बीच में मार्ग है। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट क्या है? इट इज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ वाटरवेज। ये जो है जलमार्गों के विकास के लिए लाया गया है, इनके वाणिज्यिक नेविगेशन के लिए, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में गंगा नदी पर। और ये यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल को कवर करता है। और 4 मल्टी मॉडल टर्मिनल्स आर प्लान ऑन NW1। जो नेशनल वाटरवेज 1 है उस पर 4 मल्टी मॉडल टर्मिनल्स की योजना बनाई गई है, जो वाराणसी, साहिबगंज, हल्दिया और गाजीपुर में होंगे। आप यहाँ पे मैप में नेशनल वाटरवेज देख सकते हो।
जो ये NW नेशनल वाटरवेज 1 है, गंगा हल्दिया टू इलाहाबाद, एंड ये NW2 है ब्रह्मपुत्रा में धुबरी टू सादिया, तो ये सादिया है, ये धुबरी है, इसके बीच में नेशनल वाटरवेज 2 है, ठीक है। 3 इज हियर वेस्ट कोस्ट कैनाल कोल्लम टू कोट्टापुरम, एंड 4 गोदावरी कृष्णा कैनाल्स काकीनाडा से पुडुचेरी तक जाती है, ठीक है। 5th ब्राह्मणी डेल्टा कैनाल ECC एंड गोयनकाली टू तालेचर तक ये जाती है, एंड 6 बराक नदी पर है, बराक लाखीपुरा टू भांगा, बराक लाखीपुरा टू भांगा। ये कुछ नेशनल वाटरवेज हैं इंपॉर्टेंट। रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? नदियों से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं उसका सिस्टम, और ये जो है एक वेसल ट्रैफिकिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जो वाहनों के ट्रैफिक से संबंधित उनका प्रबंधन करने का तंत्र है, और ये ट्रैकिंग और मेट्रोलॉजिकल इक्विपमेंट्स जो है, जो कुछ स्पेशलाइज्ड यानी विशेषीकृत जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को यूज़ करता है, और ये ट्रैफिक और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन रियल टाइम बिटवीन वेसल्स, जो इन सूचनाएं हैं उनको बिल्कुल सटीक समय पर शेयर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और अभी फेज़ 2 जो है रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम का, जो नेशनल वाटर वेज 1 यानी रिवर गंगा पे जो है उसमें शुरू किया गया है, फरक्का और पटना के बीच में इसका उद्घाटन किया गया था। These are driving improvement in service and hospitality at airports. दिशा का मतलब है ड्राइविंग इम्प्रूवमेंट्स इन सर्विस एंड हॉस्पिटलिटी एट एयरपोर्ट्स, और इट इज़ टू इम्प्रूव, ये किन किन चीज़ों में सुधार किया जाएगा इसके माध्यम से? एक तो ग्राहक सेवाओं से संबंधित, हॉस्पिटलिटी एट एयरपोर्ट्स, और नेविगेशन इनसे संबंधित है, फूड एंड बेवरेज से भी संबंधित है, और ये 10 एयरपोर्ट्स पर लागू किया जाएगा। दिशा जो है कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी, भुवनेश्वर, पुणे, गोवा, गुवाहाटी, कोयम्बटूर और तिरुवनंतपुरम। अंडर सी केबल टू लिंक अंडमान, अंडर सी केबल, समुद्र के अंदर जो केबल बनाया जाएगा वो अंडमान को लिंक करने के लिए, ये अंडमान निकोबार को चेन्नई से जोड़ेगा, और ये वाया एन अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर जो होती हैं ऑप्टिकल फाइबर, उसके माध्यम से उसके द्वारा जो है चेन्नई को अंडमान से जोड़ा जाएगा, अंडर सी केबल टू लिंक अंडमान। इसके तहत यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, चेन्नई से अंडमान के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स इसके नीचे समुद्र के नीचे बिछाई जाएंगी, जो कि चेन्नई को अंडमान से जोड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी में हम इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में बिल्डिंग स्कीम फॉर राउंड द क्लॉक RTC पावर सप्लाई, एंड इट इज़ ए प्लान टू सेल रिन्यूएबल एनर्जी एंड थर्मल पावर इन बंडल। जो रिन्यूएबल एनर्जी है, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा है, और तापीय जो ऊर्जा है उसको बंडल में के रूप में यहाँ बेचने की योजना है। और इससे क्या होगा कि ये लोगों को जो है अनइंटरप्टेड, बिना किसी बाधा के जो है, जो इसके यूजर्स होंगे वो पावर की सप्लाई प्राप्त कर सकेंगे। और जो फर्स्ट फेज ऑफ द नेशनल सोलर मिशन है, प्रोवाइडेड फॉर सच ए स्कीम टू फैसिलिटेट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर। जो फर्स्ट फेज ऑफ सोलर मिशन है, नेशनल सोलर मिशन, इसके तहत जो है ग्रिड बेस्ड, यानी कि जैसे बिजली के ग्रिड्स बनाए जाते हैं और सोलर एनर्जी को सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ट्रांसमिट किया जाता है, उसी तरह से ग्रिड बना करके सोलर पावर को भी ट्रांसमिट करने की योजना है इसमें। और इससे जो है रिन्यूएबल कैपेसिटी में वृद्धि होगी, जो हमारे पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता है उसमें वृद्धि होगी, और जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस हैं, डिस्कॉम्स का रिक्वायरमेंट है, उसको भी पूरा किया जा सकेगा। ये जो है पावर को एक प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर, जो कस्टमर के इंटरेस्ट में है, हित में है, ठीक है, उस पर इसके प्रोक्योरमेंट को इनेबल करेगा, एंड इम्प्रूव बैंकेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, इंश्योर रीजनेबल रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स को भी इस पर
जो रिटर्न होगा वो ठीक से मिलेगा। रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशंस क्या है? ये जो है इसके तहत जो है it is a mechanism by which obligated entities are obliged to purchase certain percent of electricity from renewable energy sources। जो भी ऑब्लिगेटेड एंटिटीज हैं वो इसके तहत जो है कुछ निश्चित मात्रा में जो परसेंटेज है उस पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत से खरीदेंगी एज परसेंटेज ऑफ टोटल कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो उनके टोटल कंजप्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का जो पूरा उनका उपभोग होगा उसके कुछ परसेंटेज के रूप में। और ये सोलर और नॉन सोलर आरपीओस के रूप में विभाजित किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। और दे आर प्रोवाइडेड अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 एंड नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2006। रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेटफॉर्म। यह एक संगठित बाजार के लिए मंच है और इनेबलिंग बायर्स एंड सेलर्स टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्लोजर टू द रियल टाइम ऑपरेशन। सटीक समय के संचालन के साथ जो है जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है वो खरीदारों को और विक्रेताओं को इससे उपलब्ध होने में सक्षम होंगे, वो उपलब्धता होने में सक्षम होंगे। इट बिकेम ऑपरेशनल ऑन 2 प्लेटफॉर्म, 2 प्लेटफॉर्म पर इसका संचालन शुरू किया गया है। एक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX है और एक पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड PXIL है। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है पोस्को विल रूट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सप्लाई सोर्स टू कंजप्शन पॉइंट। जो पोस्को है वो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई जो आपूर्ति स्रोत है और जहाँ पे उसका उपभोग किया जाएगा वहाँ तक के लिए रूट का निर्माण करेगा। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो पोस्को है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो है पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और ये इट फैसिलिटेट कम्पिटिटिव एंड एफिशिएंट होलसेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट्स एंड एडमिनिस्ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम। जो सेटलमेंट सिस्टम है उसको ये इसका प्रशासन ये इसके द्वारा किया जाता है और जो होलसेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है उसमें प्रतिस्पर्धा और उसकी दक्षता को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX क्या है? ये जो है इट्स फर्स्ट एंड लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज ऑफ इन इंडिया। ये इंडिया के अंदर जो है पहला और सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है और इट प्रोवाइड्स ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। ऑटोमेटिक जो है ऑटोमेटेड स्वचालित जो है एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जो फिजिकल डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिसिटी के, और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स भी देता है और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स भी देता है। इट इज़ रेगुलेटेड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC के द्वारा इसका रेगुलेशन किया जाता है। और IEX इज़ वन ऑफ 2 पावर एक्सचेंजेस इन इंडिया। IEX जो है 2 जो पावर एक्सचेंजेस हैं इंडिया में उसमें से एक है एंड दूसरा है पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड PXIL। इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020, ये जो कंज्यूमर्स को एक विश्वसनीय सेवा और गुणवत्तापूर्व इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने का अधिकार देता है और ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत इसको बनाया गया था जो कि एक कंज्यूमर या ग्राहक से संबंधित चार्टर था, कंज्यूमर चार्टर था। एंड दीज रूल्स एम्पावर्स कंज्यूमर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी by allowing consumers in India to access continuous supply of quality and reliable electricity. It lay down rights that makes distribution companies more accountable to the consumers. जो भी इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, वितरण करने वाली कंपनीज हैं, उनको और ज़्यादा पारदर्शी बनाते हैं कंज्यूमर्स के प्रति। एंड दीज राइट्स विल एम्पावर कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योर इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको भी इम्प्रूव करेंगे और जो कस्टमर हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने वाले उनको सशक्त बनाया जाएगा इसके माध्यम से। स्मार्ट मीटर्स क्या है? स्मार्ट मीटर्स दे आर पार्ट ऑफ एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस। जो मीटर बिजली का बिल जिस पर दिखाया जाता है उससे ही संबंधित है। ये स्मार्ट मीटर्स हैं, इनमें एडवांस मीटरिंग करने का दृष्टिकोण है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन के तहत होगा। एंड इट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी यूज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। दिन के अलग अलग जो है हिस्सों का ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ का रिकॉर्ड्स रखेगा और ये इंफॉर्मेशन जो है जो एनर्जी सप्लायर है जो
जहाँ से वो ऊर्जा की आपूर्ति हो रही है उसको ये सूचनाएं वो भेजेगा। एंड दे अलाउ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन एनर्जी प्रोवाइडर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके माध्यम से जो है एनर्जी जो कंज्यूमर्स हैं और जो उपभोक्ता हैं एनर्जी के और जो उसके प्रदाता हैं उनके बीच में एक संवाद स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। एंड इट रिड्यूसेस ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंपनीज बाय इम्प्रूव बिलिंग। जो इम्प्रूव्ड बिलिंग होगी उसके माध्यम से जो है जो संचालन में लागत लगती है एनर्जी कंपनीज का उसको ये कम कर देगा। एनर्जी एफिशिएंसी, व्हाट इज एनर्जी एफिशिएंसी, इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE क्या है? यह एक संविधिक या स्टेट्यूटरी बॉडी है पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत, जो एनर्जी कन्वर्जेशन एक्ट 2001 के तहत इसका गठन किया गया था। और ये इसको जो है नीति के निर्माण करने, स्ट्रेटजीज के निर्माण करने, ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन और मार्केट जो बाजार के जो सिद्धांत होते हैं और स्व नियमन के जो सिद्धांत हैं उसके आधार पर ये पॉलिसीज़ को और रणनीतियों को डेवलप किया जाएगा इसके माध्यम से। और एनर्जी इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट आउटपुट और एक्टिविटी। जो एनर्जी इंटेंसिटी है, गहनता है, उसका जो मापन होगा वो एनर्जी की मात्रा जो पर यूनिट आउटपुट या एक्टिविटीज़ पर रिक्वायर्ड है, मतलब कि पर ज़रूरी होता है, उसके माध्यम से किया जाएगा। कोल सेक्टर में कुछ करंट अफेयर्स पर बात करते हैं। कुछ कमर्शियल कोल माइनिंग। कमर्शियल कोल माइनिंग जो है एक नया अभी न्यूज़ में था कि बिकॉज एक न्यू ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल खोला गया था जो कि ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइनिंग के जो संचालन है उसको और गति प्रदान करने के लिए बनाया गया था। और इसमें जो है फर्स्ट ट्रेंच ऑफ कोल ब्लॉक्स टू बी ऑक्शंस फॉर द कमर्शियल यूज़ को शामिल किया गया है। जो भी कोल ब्लॉक्स जो है ऑक्शन किए जाएंगे वाणिज्यिक, मतलब जिनकी नीलामी होगी वाणिज्यिक उपयोग के लिए, उसको इसमें शामिल किया जाएगा। बैकग्राउंड, कोल माइनिंग नेशनलाइजेशन एक्ट 1973, जो कोल माइनिंग का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1973 में, ठीक है, वो हैंडेड ऑल कोल माइंस टू कोल इंडिया लिमिटेड। सारे जो कोल माइंस है उसको कोल इंडिया लिमिटेड को दे दिया गया था। एंड बिफोर 1960s कोल सेक्टर कंसिस्टेड मोस्टली ऑफ प्राइवेट कोल माइंस। और 1970 से पहले जो है जो भी कोल सेक्टर था वो सारा सॉरी सारा जो है प्राइवेट कोल माइंस थे, यानी निजी क्षेत्रों में जो थे कोल माइंस वो थे। और कोल माइन स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 जो है पास किया गया था फॉर कैप्टिव कोल माइनिंग थ्रू ऑक्शंस के माध्यम से कैप्टिव कोल माइनिंग के लिए ये 2015 में पास किया गया था। मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020 वाज इनेक्टेड फॉर अमेंडमेंट्स इन माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन 1957। जो मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था ये जो है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को इनेक्ट करने के लिए लाया गया था। कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 टू इंड कैप्टिव कोल रेजीम एंड क्लियरिंग पैथ फॉर द कमर्शियल कोल माइनिंग। कमर्शियल कोल माइनिंग के लिए राह को और आसान बनाने के लिए कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 लेकर के आया गया था। कोल इन इंडिया, इंडिया हैज़ फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द कोल। भारत के पास जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयले का रिजर्व है और इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर। फिर भी ये जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है कोयले का। कोल रिजर्व जो है झारखंड में इंडिया में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में है। जो इंडियन कोल रिजर्व्स हैं आर मेजरली ऑफ लिग्नाइट एंड बिटुमिनस टाइप ऑफ द कोल। लिग्नाइट और बिटुमिनस टाइप ऑफ द कोल्स हैं। एंड अदर जो 2 टाइप्स हैं वो है पीट एंड एंथ्रेटिक कोल्स। ये जो 4 कोयले की प्रकार होते हैं उसमें से 2 जो है मेजर इंडिया में पाए जाते हैं, लिग्नाइट और बिटुमिनस टाइप ऑफ द कोल। मिनरल लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, ये जो है माइन एंड मिनरल लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो है 2020 वो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन MMDR एक्ट 1957 को अमेंड्स करता है एंड कोल माइन स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015
को अमेंड करता है, जो कि कैप्टिव माइनिंग उपलब्ध कराते हैं। इंड यूज रिस्ट्रिक्शंस फॉर द कोल, जो कोयले के लिए इंड यूज रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, उसको उसके साथ कैप्टिव माइनिंग को भी उपलब्ध कराते हैं। इट लिफ्टेड इंड यूज रिस्ट्रिक्शंस फॉर कोल माइनिंग्स टू इंड कैप्टिव माइनिंग रेजीम। इट अलाउड प्राइवेट एंट्री व्हेन ब्लॉक्स आर ऑक्शंस फॉर द कमर्शियल कोल माइनिंग। जब ये ब्लॉक्स जो है कोयले के ब्लॉक्स कमर्शियल वाणिज्यिक कोल माइनिंग के लिए नीलाम किए जाएंगे, उस समय प्राइवेट एंट्रीज को भी इसमें अनुमति दे दिया जाता है कि प्राइवेट जो एंटाइटीज़ हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। इट अलाउज एनी इंडिया रजिस्टर्ड कंपनी, भारत में पंजीकृत किसी भी कंपनी को नीलामी में भाग लेने के लिए और कोल ब्लॉक्स के विकास के लिए इस अनुमति प्रदान करता है। और अभी हाल में जो था ये केवल ऐसी कंपनीज के लिए तक ही सीमित था जो कि आयरन और स्टील से रिलेटेड है, पावर एंड कोल वॉशिंग सिस्टम से रिलेटेड होती थी। लेकिन अब जो है ये कंपनीज इसमें नीलामी में भी भाग लेंगी और कोल ब्लॉक्स को डेवलप करने में भी भाग लेंगे। पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट झारखंड। जो सुपर थर्मल पावर प्लांट्स हैं आर ए सीरीज ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स विद द कैपेसिटी ऑफ 1000 मेगावाट एंड एबव। जो भी सुपर थर्मल पावर प्लांट्स हैं, थर्मल मतलब तापीय ऊर्जा प्लांट्स हैं जो कि कोयले से संचालित होते हैं, ये थर्मल पावर प्लांट्स के सीरीज होते हैं जिनकी कैपेसिटी जो है 1000 मेगावाट या उससे ऊपर की रखी गई है। जो अल्ट्रा मेगावाट पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसे पावर प्रोजेक्ट हैं जिनकी कैपेसिटी 4000 मेगावाट या उससे अधिक है। जो अल्ट्रा मेगावाट पावर प्रोजेक्ट होंगे उनकी कैपेसिटी 4000 मेगावाट से ऊपर होगी, और जो सुपर थर्मल पावर प्लांट्स होंगे उनकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट और या उससे ऊपर होगी। गैस एंड ऑयल। इंडियन गैस एक्सचेंजेस। इंडियन गैस एक्सचेंज जो है ये इंडिया का फर्स्ट गैस एक्सचेंज है और ये डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और ये बायर्स और सेलर्स को नेचुरल गैस में ट्रेड या स्पॉट मार्केट में ट्रेड करने के लिए ये अनुमति प्रदान करता है। और इट वुड बी डन इन 3 हब्स, ये 3 हब्स में किया जाएगा, जो दहेज है, हाजिरा है जो गुजरात में, काकीनाडा है आंध्र प्रदेश में। दहेज हाजिरा गुजरात में है जहाँ पे ये इंडियन गैस एक्सचेंजेस में ये स्पॉट ट्रेडिंग की जाएगी। वो दहेज एंड हाजिरा गुजरात में है एंड काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। और लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है इस एक्सचेंज के तहत जो है खरीदारों को बेचा जाएगा। और प्राइस ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। जो घरेलू उत्पादन होता है नेचुरल गैस का, प्राकृतिक गैस का, उसके जो मूल्य हैं, दाम हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और ये गैस जो है गैस एक्सचेंज पर नहीं बेचा जाएगा। इसलिए जो है IGX इंक्रीजेस ट्रेडिंग इन इम्पोर्टेड LNG। जो आयातित LNG है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, उसमें ही ट्रेडिंग को ये अलाउ करता है, इंक्रेज करता है। स्पॉट एंड फॉरवर्डेड मार्केट। इट इज ए पब्लिक फाइनेंशियल मार्केट in which financial instruments or commodities are traded for immediate delivery. A forwarded market is an over-the-counter marketplace that sets price of a financial instrument or assets for future delivery. Spot and forwarded market. India's 8th हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग बेसिन। इंडिया का जो 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादन का बेसिन है वो बंगाल बेसिन है, जो इंडिया का 8वां प्रोड्यूसिंग बेसिन बनाया गया है। जो अन्य बेसिन्स हैं जहाँ पे कार्बन्स होते हैं वो है कृष्णा गोदावरी, केजी बेसिन्स भी बोलते हैं इसको, मुंबई ऑफशोर अंकलेश्वर वाला जो एरिया है, आसाम सेल्फ, राजस्थान कावेरी, आसाम अराकान फोल्ड बेल्ट, कॉम्बे एंड बायबिलिटी गैप फंडिंग। अब यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स बेसिन जो है, आप जो भी आपने अभी हमने देखा था, ये कृष्णा गोदावरी बेसिन है, ठीक है। ये मुंबई ऑफशोर बेसिन है, ये आसाम अराकान बेसिन है, ये राजस्थान बेसिन है, ये दामोदर वैली बेसिन है, ये रेवा बेसिन है, और ये पोनहिटाज गोदावरी बेसिन है। वायबिलिटी गैप फंडिंग, VGF क्या है, व्हाट इज VGF? ये जो है
इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट पीपीटी मॉडल के तहत ले आए जाते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, और वो भी अनुदान के रूप में। और जो कैबिनेट है उस कैबिनेट ने वीजीएफ को अप्रूव किया है, जो 1656 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट है उसको बनाया जाएगा इसके माध्यम से। और ये इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड इसमें 8 स्टेट्स जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, उनको इसके अंदर कवर किया जाएगा। और ये इट विल इन्हांस अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल गैस इन नॉर्थ ईस्ट एंड इंश्योर इंटरप्टेड सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस टू इंडस्ट्रीज, एंड इट इज़ ए पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन विजन 2030। ये हाइड्रोकार्बन विजन जो है 2030 उसका हिस्सा है। एंड which outlines steps to leverage hydrocarbon sector for social and economic development, जो कि हाइड्रोकार्बन सेक्टर के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ को लेवरेज करता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। न्यू डिफिनीशंस ऑफ द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का नया डिफिनीशंस यहाँ पे आया हुआ है, वो क्या है? नेचुरली ऑकरिंग हाइड्रोकार्बन इन फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस, जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं हाइड्रोकार्बन्स जो नेचुरल गैस के रूप में बनते हैं, उनको पेट्रोलियम में रखा जाएगा, या फिर लिक्विड विशेष सॉलिड फॉर्म और ए मिक्सचर ऑफ देयर ऑफ, ठीक है। एंड बट डज नॉट इंक्लूड कोल, लिग्नाइट, हीलियम ऑकरिंग एसोसिएशन विद द पेट्रोलियम और कोल और सेल। पेट्रोलियम या कोल या सेल्स को मिला करके जो बनते हैं कोल, लिग्नाइट या हीलियम, इनको पेट्रोलियम में नहीं रखा जाएगा। और जो पुराना डेफिनेशन था उसमें जो फ्रेजेस इस्तेमाल होते थे वो फ्री स्टेट विच प्रिवेंटेड प्राइवेट प्लेयर्स टू एक्सप्लोर सेल, जो कि विच वॉज रिजर्व्ड फॉर ओनली गवर्नमेंट ओन्ड इंटाइटीज, ओएनजीसी के द्वारा ही जिसको जो है रिजर्व किया गया था। इसमें सिर्फ जो है जो प्राइवेट सेक्टर्स थे उसमें सेल गैस के ही एक्सप्लोरेशन का अनुमति थी। बाय रिमूविंग द वर्ड फ्री, इट नाउ अलाउज हाइड्रोकार्बन्स इन एब्जॉर्बेड स्टेट लाइक सेल एंड एक्सप्लॉइटेड। फ्री वर्ड्स को हटा करके जो सेल गैस के रूप में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके लिए भी अब ये अनुमति प्रदान करता है। पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रेजिम, PCPIR, ये एक क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट होगा, यानी कि ग्रुप में इसका क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल होगा। और इसमें जो है सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फॉर बोथ डोमेस्टिक कंजप्शन एंड एक्सपोर्ट इन द पेट्रोलियम के निर्यात के लिए और जो डोमेस्टिक कंजप्शंस हैं, घरेलू यूज है, उन दोनों के लिए जो है इसमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेवलप करने की बात कही गई है केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स के साथ। और ये क्लस्टर जो है प्रोडक्शन यूनिट्स, लॉजिस्टिक हैंडलिंग, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मिला करके बनाया गया है। ये PCPIR रीजन आप देख सकते हो यहाँ पे मैप में। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो धर्मा नेचुरल गैस पाइपलाइन 2016। ये ईस्टर्न इंडिया में, पूर्वी भारत में और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रदान करता है। और ये गैस पाइपलाइन इज फास्ट थ्रू 50 डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें से यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के 50 जिलों से ये गैस पाइपलाइन गुजरेगी, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट जो है। और ये जो CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, वो ऑटोमोबाइल्स, कुकिंग गैस और इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कराया जाएगा इसके माध्यम से। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स क्या होता है? ये जो है क्रूड ऑयल्स के कुछ स्टोरेज होते हैं, भंडारण होते हैं। क्रूड ऑयल स्टोरेज आर कंस्ट्रक्टेड इन अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न्स एंड आर लोकेटेड ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अंडरग्राउंड इनको जमीन के अंदर बनाया गया है, ठीक है। और जो क्रूड ऑयल स्टोरेज है, और ये पूर्वी और पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र हैं भारत के, वहाँ पे इनको स्थापित किया गया है। एंड इट इज़ मेंटेन्ड बाय इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के द्वारा इनका रखरखाव किया जाता है। एंड इंडियाज स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं जो वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, मंगलोर कर्नाटका और
पद्दूर केरला में है। 3 जगहों पे है ये, इसको आप याद रखो जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मैंगलोर कर्नाटका एंड पद्दूर केरला। प्रोजेक्ट 3 एडिशनल रिजर्व इन पाइपलाइंस, 3 जो है और अतिरिक्त जो रिजर्व्स हैं वो अभी आने वाले हैं। एक चांदीखोल उड़ीसा, बीकानेर राजस्थान और राजकोट गुजरात। हाइड्रोकार्बन्स एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प क्या है? ये जो है न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी नेल्प जो थी उसको रिप्लेस करता है। और ये जो ऑयल और गैस रिसोर्सेज हैं, तेल और गैस के जो भंडार संसाधन हैं, उनके जो अन्वेषण है उसको गवर्न करता है। और ये it will make India business and investor friendly by reducing restrictions। जो भी restrictions हैं, प्रतिबंध हैं, उनको हटा करके ये इंडिया को एक बिजनेस फ्रेंडली फॉर्म देगा। एनर्जी मिसलेनियस में आप देखोगे रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बोर्ड के, ये जो है न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के तहत आता है, नवीन और पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आता है। और ये डील विथ चैलेंजेस एंड इश्यूज बीइंग फेस्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में चुनौतियां हैं पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा में, उनको डील करेगा। जो चुनौतियां कैसे होती हैं? पेमेंट डिलेज जो बाय स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो राजकीय वितरण कंपनियां होती हैं उनके द्वारा जो भुगतान में विलंब होता है, और इंक्रीजिंग कर्टलमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, ठीक है, उस प्रोजेक्ट्स के लिए जो बाधाएं हो जाती हैं उत्पन्न कुछ, एंड रीनिगोशिएशन ऑफ पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीएस बाय स्टेट्स, एंड डिफिकल्टीज इन लैंड प्रोक्योरमेंट एंड ट्रांसमिशन कनेक्टिविटीज। लैंड प्रोक्योरमेंट एंड ट्रांसमिशन कनेक्टिविटीज में जो समस्याएं आती हैं। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये इंसेंटिवाइज करेगा फार्मर्स को जो कि रन सोलर फ्रॉम वाटर पंप्स, जो सौर ऊर्जा से चलने वाले वाटर पंप्स हैं उनको यूज़ करने के लिए, और जो वैरन लैंड यानी कि जो बंजर भूमियां हैं उनको सोलर पावर जनरेट करने के लिए यूज़ करने के लिए, ताकि उनसे जो है उनको एक्स्ट्रा इनकम हो सके। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL, ये जो है एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है जो कि एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के तहत आता है, और ये इट ऑपरेट्स एटॉमिक पावर प्लांट्स एंड इम्प्लीमेंट एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जो विद्युत के उत्पादन के लिए एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन और उनके संचालन को ये देखता है। सूर्य मित्राज क्या है? दे आर स्किल्ड टेक्नीशियंस हु कैन इंस्टॉल, ऑपरेट, रिपेयर, मेंटेन सोलर पैनल्स एंड प्लांट्स एंड इक्विपमेंट। सूर्य मित्रा उनको कहा गया है जो कि सोलर पैनल से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होंगी उनको इंस्टॉल करना होगा, ऑपरेट करना होगा, रिपेयर करना होगा या मेंटेन करना होगा, तो उनको सूर्य मित्राज नाम दिया गया है। मिसलेनियस में कुछ देखते हैं। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक, नोबेल प्राइज जो है पॉल मिलग्रोम को दिया गया है और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। उनके जो ऑक्शन थियरी है, नीलामी से संबंधित जो थियरी है, उसके लिए जो 2020 का नोबेल प्राइज है इकोनॉमिक्स में पॉल मिलग्रोम एंड रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। ये एक नया ऑक्शन फॉर्मेट्स बनाते हैं, ठीक है, टू बी अप्लाइड टू सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो वस्तु और सेवाओं का बिक्री होता है उस पर ये अप्लाइड किया जाएगा, जैसे कि रेशियो फ्रीक्वेंसीज, एंड दैट आर डिफिकल्ट टू सेल थ्रू ट्रेडिशनल ऑक्शन फॉर्मेट। जो परंपरागत नीलामी फॉर्मेट्स थे उसके तहत इनको बेचना जो है मुश्किल होता था। ऑक्शन थियरी क्या है? इट इज़ ए कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स or items of business in a free market to best bidder for optimum utilization, and it is a branch to applied economics। ये applied economics का एक branch है, and prescribes different sets of the rules or designs for transactions, and essentially it is about how auction lead to discovery of price a commodity। ऑक्शन थियोरी में जो है ऑक्शन जो डिजाइनिंग, governing rules, bidders behave and outcomes and achieved individuals contributions को
स्टडी किया जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन 2005, एंड ये जो है डॉक्टर सी रंगराजन कमिटी के सजेशन पर बनाया गया था, और इट सर्व्स एज ए नोडल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल कोर स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज। जो भी सांख्यिकीय गतिविधियां होती हैं उनके लिए ए नोडल एजेंसी होगी, जैसे कि इवॉल्विंग, मॉनिटरिंग, इन्फोर्सिंग स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स, इंश्योरिंग स्टैटिस्टिकल कोऑर्डिनेशन एंड among एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। वन पार्ट टाइम चेयरमैन इसमें होगा और एक पार्ट टाइम मेंबर होगा, और जो सीईओ ऑफ नीति आयोग होगा वो एक्स ऑफिसियो मेंबर होगा, मतलब जो भी होगा वो इसका मेंबर होगा। स्वायत्त एंड स्टार्टअप रनवे। स्वायत्त एंड स्टार्टअप रनवे जो है एक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक पहल है, जिसमें वुमन यूथ एडवांसेस थ्रू ई ट्रांजेक्शन्स ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर जो है जो स्टार्टअप्स, वुमन, यूथ एडवांसेस, इन सबको जो है ट्रांजेक्शन्स में सहूलियत दे करके इनको प्रमोट करने का दृष्टिकोण इसमें है। विद्या लक्ष्मी पोर्टल क्या है? ये एक आईटी बेस्ड मैकेनिज्म है जो कि पीएम विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के तहत लाया गया है, और ये स्टूडेंट्स को सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म देता है जो कि स्कॉलरशिप और एजुकेशनल लोन्स के लिए होगा। सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म देता है, और इट enables all poor and middle class students to pursue higher education for their choice without any constraint of funds। मतलब पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो जो पुअर और मिडिल क्लास के स्टूडेंट हैं वो उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। डेटा लोकलाइजेशन। इट इज a concept that personal data of the country's residents should be processed and stored in that country। ये अवधारणा है कि जो किसी देश के निवासियों का जो व्यक्तिगत आंकड़े होते हैं, डेटा होता है, वो उसी देश के अंदर प्रसंस्कृत किए जाएंगे और उनको उनको स्टोर किया जाएगा। और सम डायरेक्टिव्स में रिस्ट्रिक्ट फ्लो इंटायरली। कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स हैं जो इनके फ्लो को रोक सकते हैं, while other more leniently allow for conditional data sharing और डेटा मिररिंग। जो कुछ जो है कुछ शर्त जो है डेटा शेयरिंग और डेटा मिररिंग को, मतलब उसके डुप्लीकेट डेटा बनाए जाने को अलाउ करते हैं, एंड इन विच ओनली ए कॉपी मस्ट बी स्टोर्ड इन द कंट्री। जिसमें केवल देश के अंदर एक कॉपी ही स्टोर की जाएगी। It is considered important for securing citizens' data privacy, data sovereignty, and national security economic development। Draft e-commerce policy also contained a provision for data localization। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018, ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस करता है, और ये यूएन के जो गाइडलाइंस दिए गई हैं, जो उपभोक्ता सुरक्षा से संबंधित जो भी गाइडलाइंस है यूएन की, उनको फॉलो करता है। और जो सीपीओ 1986 था उसके तहत जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को जो है 6 अधिकारों को प्रमोट करना था। एक राइट ऑफ सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, एंड राइट टू सीक रिड्रेसल, एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ग्रीवांसेस मैकेनिज्म क्या है? 3 टायर कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो सेटअप किया गया था। और फीचर्स इन 2018 बिल, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है, इट विल एक्ट एज ए नेशनल अथॉरिटी टू रेगुलेट एंड प्रिवेंट वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। ये जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये एक राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में काम करेगा जो कि जो उपभोक्ताओं के अधिकार हैं उनके हनन होने को रोकेगा और उनका रेगुलेशन करेगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016, ये जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 को रिप्लेस करता है, और ये जो बीएसआई है उसको एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी के रूप में स्थापित करता है। ये जो है it is to formulate, implement, certify certain standards of the quality of for goods, services, articles, processes, systems, and it allows government to notify certain goods, articles, etc.
which will need to be compulsorily carry a standard mark in the interest of the public interest, safety of environment, prevention of unfair trade practices and national security etc. इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो है ILC लेबर पार्लियामेंट, ये एक ट्राइपाइट जो है ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट्स का जो है कंसल्टेटिव कमेटी है, जो कि लेबर मिनिस्ट्री के अंदर बनाई गई। और ये गवर्नमेंट को वर्किंग क्लास ऑफ द कंट्री जो है, काम करने वाले जो लोग हैं, उनके संबंध में जो इश्यूज हैं, चिंता के विषय जो हैं, उन पर गवर्नमेंट को सलाह देती है। इसके जो मेंबर्स होंगे वो जो सारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है उनके मेंबर्स होंगे 12, और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयर्स हैं उन वो होगा, एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स यूनियन टेरिटरीज इसके अंदर आएंगी, एंड सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स भी इसके तहत आएंगे। जो फर्स्ट ILC है, जो ट्राइपाइट नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो था, वो 1942 में हुआ था, एंड इट ब्रॉट वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर टू हेल्प वर्ल्ड वॉर सेकेंड एलाइड एफर्ट्स। नेक्स्ट है दर्पण डिजिटल एडवांसमेंट रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। इट इज़ एन IT मॉडरेशन प्रोजेक्ट, ये IT मॉडरेशन प्रोजेक्ट है, और ये इट ऑफर्स कोर बैंकिंग सर्विसेज टू अकाउंट होल्डर्स। जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनके लिए एक कोर बैंकिंग सर्विसेज यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स लो पावर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस टू ईच ब्रांच पोस्ट मास्टर्स। सारे जो ब्रांच के पोस्ट मास्टर्स हैं उनके लिए लो पावर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रदान करता है। भारतीय निर्देशक द्रव्य BND 4201, it is a gold bar weighing 20 grams to verify purity of gold source in India। जो एक गोल्ड बार है, ये भारतीय निर्देशक द्रव्य जो है, ये गोल्ड बार है जो 20 ग्राम का होगा, और ये जो सोने की शुद्धता है उसको मापने का काम करेगा। एंड इन 2016 इंडियन गवर्नमेंट mint a unit of security printing and minting crops of the India Limited signed an agreement with BARC and CSIR National Physical Laboratory NLP to develop first gold bar। जो गवर्नमेंट है उन्होंने मिंट और जो गवर्नमेंट मिंट्स जो है वो बार्क और CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के साथ एक समझौता किया था जो फर्स्ट गोल्ड स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए हुआ था। एंड NPL इज repository of standard units, kg, seconds and cms। थिंक 20 टास्क फोर्स, थिंक 20 टास्क फोर्स जो है ये थिंक्स टैंक्स और एकेडमियाज, जो एकेडमिया होंगे उनको मिला करके बनता है, जो कि जो डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटलाइजेशन, जो परंपरागत क्षेत्र है उसके डिजिटलाइजेशन से संबंधित सुझाव देंगे। और इट वुड help articulate rules of economic operation for businesses, governments and users transactions on internet। It would also focus on affordable and inclusive cyber security। वहनी और गहन जो है साइबर सुरक्षा पर ये फोकस करेंगे। निधि आपके निकट प्रोग्राम, इट इज ए पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। APFO का जो है एक लोगों तक पहुंचने का प्रोग्राम है, और इट इज़ टू ब्रिंग ऑल डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज़ ऑन सेम प्लेटफॉर्म। जो भी अलग अलग हितधारक हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर ले आने का ये काम करेगा। एंड वेरियस न्यू इनिशिएटिव्स इन इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयर टेकन अप बाय ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सप्लेन ड्यूरिंग द दिस प्रोग्राम, एंड इट इज़ इन्वाइट्स फीडबैक्स एंड सजेशंस थ्रू द दिस प्रोग्राम। डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर जो है एक तो पेपरलेस गवर्नेंस होगा, जो कि डिजी लॉकर पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हो। एंड इट इज़ ए प्लेटफॉर्म फॉर इशुएंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन। जो भी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट सरकार के द्वारा इशू किए जाएंगे वो डिजी लॉकर में आप प्राप्त कर सकते हैं। सिटीजन कैन अपलोड डिजिटल स्कैन कॉपीज ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स फॉर सेफ स्टोरेज। यहाँ पे जो है लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के डिजिटल और स्कैन कॉपीज जो है सुरक्षित रहने के लिए अपलोड कर सकते हैं, और ये पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को जो है साइन भी किया जा सकता है। बेप्स
बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या है? It is a technical term referring to negative effect of multinational companies tax avoidance strategy on national tax base। तो राष्ट्रीय कर आधार होता है, कराधार होता है, उस पर जो मल्टीनेशनल जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उनके द्वारा जो टैक्स वंचना की रणनीतियां होती हैं, ठीक है, वो उसके जो नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं उसको ये दिखाता है, ठीक है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। और ये ट्रांसफर प्राइसिंग के माध्यम से के प्रयोग करके जो है प्राप्त किया जा सकता है। जो बेप्स है वो पैकेज फ्रॉम OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इंक्लूड्स 15 ऑप्शंस। इसके तहत 15 जो है ऑप्शंस को इंक्लूड किया जाता है दैट इक्विप गवर्नमेंट विद डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स नीडेड टू टैकल। Inclusive framework has tool to ensure that profits are taxed and where economic activities generating profits are performed and where value is created। फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन पॉइंट इनिशिएटिव क्या है? ये जो है ये एक राष्ट्रपति के द्वारा शुरू किया गया पहल है, जो कि जो ग्रॉस रूट इन्वेंशंस होते हैं और जो जो सपोर्टिव इकोसिस्टम होते हैं उनको बढ़ाने के लिए और जो ग्रॉस रूट इन्वेंशंस होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए और रिवॉर्ड करने के लिए शुरू किया गया था। साउथ एशिया ट्रेनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस सेंटर। इंडिया एंड IMF established इट फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट। क्षमता विकास के लिए जो है इंडिया और IMF के द्वारा इसको शुरू किया गया था, जिसमें ट्रेनिंग और टेक्निकल असिस्टेंट यानी तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण के माध्यम से यह काम किया जाएगा। और इसमें जो है मैक्रो इकोनॉमिक और फिजिकल मैनेजमेंट, मॉनेटरी ऑपरेशंस, मौद्रिक संचालन और फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन एंड सुपरविजन और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स को जो है ट्रेन किया जाएगा। तो ये हमने देखा अभी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स इशूज़ हैं। अब हम यहाँ पे अपनी इस लेक्चर सीरीज को स्टॉप करते हैं। सो थैंक यू सो मच।